अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक। और नसरुल्लाह मलिक साहब आज भी लालत के बायस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हम दुआ गो हैं कि वो जल्द इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और आपके सामने दोबारा यहाँ बैठकर अपना तज्जिया भी दें और सवालात की बुछाड़ भी करें। लेकिन जहाँ हम इस सब के लिए दुआ गो हैं, वहाँ अपनी मुल्क की सूरत हाल भी आवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, आमद है उसकी। इसके साथ ही माहौल में जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, इनकी जाँच पड़ताल का आज आखिरी दिन था। आज सबको पता चल गया कि किसको कितनी लेवल प्लेइंग मिली है। आज सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिनमें पीटीआई के उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को कहीं सादा कपड़ों में और कहीं पर पुलिस की वर्दी पहने लोग गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ तक कि इनके साथ जाते हुए नामवर वकील भी सिर्फ मुंह ही देखते रह गए। दूसरी तरफ इमरान खान के लाहौर और मियाँ वाली यानी के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि दीगर में लाहौर से हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जमील असगर भट्टी, मुसरत जमशेद चीमा, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा और भाभी भी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, साबिक स्पीकर असद कैसर और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तमाम तर हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। दूसरी जानिब पीटीआई का बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन के लिए वैसे ही दर्द सर बना हुआ है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन बहुत परेशान है और पेशावर हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर कर चुका है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के आइन के मुताबिक नहीं हुए। उन्हें बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी बुलवाया था, जबकि नवाज शरीफ साहब कहां से किसको टिकट देंगे इस पर भी आज बात करेंगे। और साथ साथ बात ये भी की जाएगी कि इलेक्शन में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आवाम के पास जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर तक जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे बहस रहेंगी। मुख्तलिफ धड़ों से इत्तेहाद करने की बातें भी की जाएंगी और उसमें मसरूफ़ भी रहेंगे। यहाँ तक कि इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने में लगे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक आवाम के सामने नहीं जा सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अफवाज पाकिस्तान की, तो पाक फौज दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इसी साल सन 2023 की अगर हम बात करें तो सन 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कई ऑपरेशन भी हुए और बहुत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया और बहुत से दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में शामिल भी हो गए। इसी पर बात भी करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हामिदुल मशरिकी साहब, ये भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूँकि मुल्क में सियासी गहमा गहमी अपनी रूज पर है, आज जैसा हमने देखा कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन करवट बदल रहे हैं। आज जो सियासी करवट ली हालात ने वो कागजात नामजदगी का मामला था। ऐसे में बात करूंगी शहवानी साहब मैं आपसे कि आज नून लीग के तो तमाम तर कागजात जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई के ज़्यादातर मुस्तरद कर दिए गए। क्या समझते हैं कि इनको पूरी तरह से मैदान नहीं दिया जा रहा खेलने के लिए, या ये एक्सेप्ट हो जाएंगे बाद में सबके? देखिए, मैदान को जो है डस्टी बनाया जा रहा है, गर्द आलूद उड़ाया जा रहा है और ब्लर किया जा रहा है पूरे पिक्चर को कि उसमें क्लियरिटी ना रहे। और नॉट ओनली पीटीआई बल्कि बहुत सारी जमातों के दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कागजात आज मुस्तरद हुए हैं। और उसमें मोस्टली जो नून लीग के हैं उनके लिए इस वक्त मैदान खुला नज़र आ रहा है। जमीयत के भी एक आध के अलावा किसी के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले स्क्रूटिनी के अमल में इतना दिलचस्पी या तो नहीं लिया गया या फिर इतना गहराई से उसकी छानबीन नहीं हुई। अगर पहले इंतखाबात में भी इस तरह छानबीन होती तो बहुत सारे लोगों के कागजात मुस्तरद हो जाते। इस दफ़ा इस पर बड़ा फोकस रहा है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर साथ ये शर्त आयद किया जाता कि जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो कैंडिडेट खुद अपने ही कलम से
फाइल करेंगे। अगर ऐसी कोई शर्त होती तो इससे ज़्यादा कागजात मुस्तरद हो जाते, क्योंकि कैंडिडेट्स की अहलियत वो भी बहुत कम है जिसे हम जानते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बादी नज़र में पीटीआई के अलावा जो बहुत सारी जमातों के कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, वो आगे अपीलेट्स कोर्ट्स में फोरम पे जाके मोस्टली बहाल हो जाएंगे। शायद ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि नॉट ओनली पीटीआई बल्कि बहुत सी जमातों के लिए एक ही तरीक़ाकार रवा रखा गया है कि जो नामजदगी पेपर्स हैं उनकी बड़ी गहरी छानबीन की गई है और इस बुनियाद पर उनको मुस्तरद कर दिया गया है। कोई ज़िद पीटीआई नहीं है, कोई बुग़्ज़ पीटीआई नहीं है। पीटीआई को शायद कंसोल करने की कोशिश है, ये बावर कराने की कोशिश है मासिस को कि कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ पीटीआई के मुस्तरद नहीं हुए और बहुत सारों के मुस्तरद हुए हैं। ठीक, हामिदुल मशरिकी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि बहुत ही खूबसूरती से इस तज्ज़िये को बयान किया शहवानी साहब ने। उनका कहना है कि पीटीआई को कॉर्नर नहीं किया गया, सिर्फ ये एक मैसेज दिया गया है कि स्क्रूटनी बहुत टाइट है इस दफ़ा। तो ये बताइएगा कि जिन बाकी जमातों को इसमें उन्होंने साथ शामिल किया है, मुस्तरद किए गए हैं, क्या वो तमाम वो जमातें तो नहीं है जो इत्तेहादी बनने को तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून की या अब पीपल्स पार्टी की? उन जमातों को जद में लिया गया, इनको मैसेज दिया गया कि अगर हमारे साथ खड़े ना हुए तो अभी से खमियाजा भुगतोगे? जी अनिला, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आज पीटीआई इलेक्शन कमीशन से ये पूछने में हक बजानिब है कि कोई रह तो नहीं गया जिसके आपने कागजात मुस्तरद करने हो। मैं तो ये समझता हूं कि तमाम पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी, क़यादत थी, जो थोड़ी बहुत एक्टिव थी, सारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, एक दो चीजें हम ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं माजरत का इख्तलाफ करूंगा, वो ये कि ये कह देना कि जी अदालतों में जाकर ये मंजूर हो जाएंगे, इसके दो नुकसान है। एक तो ये कि इसका मतलब ये कि हम सब ये जानते हैं कि अदालत ये कागजात गलत मुस्तरद किए गए हैं, इसलिए अदालतें सही फैसला देकर उनको जनाब दोबारा बहाल कर देंगी। दूसरी जानिब ये बात कही जा रही है कि जी अदालतें इसलिए बहाल करेंगी ताकि ये कि एतमाद बहाल हो जाए, वहीं अदालतों को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा जी कि देखें जी पीटीआई को ये फेवर कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक ही जैसे एतराजात पर बाकियों के तो कागजात मंजूर हो जाएं और उससे छोटे छोटे एतराज पर, जैसे बिजली का बिल नहीं दिया, सब्जी वाले के पैसे देने हैं, सामने हमसाया कह रहे जी ये अपनी बीवी के साथ इसका अच्छा सलूक नहीं है, इस तरह के ओंडे इल्जामात के ऊपर पीटीआई के लीडरशिप के कागजात मुस्तरद करना, मेरा ख्याल है इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाने के बराबर है। हामिद साहब, एक और बात भी तो है ना यहाँ पे कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके बहुत सारे लोग हम दिन भर देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अदालत के खिलाफ भी बोलते हैं। अगर ये जितने कागजात मुस्तरद हुए हैं इनके हक में फैसला आ जाता है अदालत का, तो क्या मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदार ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अदालत के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे आके? बिल्कुल अनीला, आपने ठीक कहा। ऐसे ही होगा ना कि एक महाज बना दिया जाएगा अदालतों के खिलाफ, ताकि यह है कि जो भी मुकदमात पीटीआई के खिलाफ चल रहे हैं, सही हैं झूठे हैं, किसी भी तरह का उनको रिलीफ ना मिले। देखिए, अदालतों को किसी अंदाज में अंडर प्रेशर लाना जो है वो बहरहाल गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता चला है। देखिए, एक बात समझे, इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? इलेक्शन करवाने का मकसद होता है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो कि मईशत को संभाल सके, बैन अल-अक़वामी मुआहदे कर सके, दुनिया को बता सके कि जी अब एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत क़याम पज़ीर हो गई है, वरना तो निगरान हुकूमत ही सारे काम कर ले। अगर इस तरह के इलेक्शन हुए जो कि पूरी दुनिया को कबूल ना हुए, अगर ऐसे इलेक्शन हुए जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए, हमने आरओज के इलेक्शन देख लिए, हमने आरटीएस के इलेक्शन देख लिए, हमने सिलेक्शन के इलेक्शन देख लिए, भाई क्या करेंगे हम? मकसद तो ये कि ऐसे इलेक्शन जिसको अवाम और बाकी दुनिया कबूल नहीं करेगी, क्या उससे मईशत का फिर वो इलेक्शन तो नहीं ना रह जाएंगे, फिर तो सिलेक्शन हो जाएगी। और क्या उससे मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा? नहीं। क्या वो अवाम की नजर में काबिल कबूल होंगे या बैन अल-अक़वामी दुनिया में काबिल कबूल होंगे? नहीं। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा है। अदालतों के फैसलों के ऊपर डिपेंड करते रहना और ये सोचना कि अदालतें ही सब मामला ठीक करेंगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मकसद रह गया? मेरा ख्याल ये है कि अब फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अपने मामलात को ठीक करना होगा और अदालतों के ऊपर जितनी जिम्मेदारी आती जा रही है उतना ज्यादा उनके
उनसे तवक्कुआत भी बढ़ती जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे पीपल्स पार्टी के भी तहफ्फुज़ात सामने आ चुके हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे और भी जमातों के तहफ्फुज़ात हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर ये तासुर ही बन जाए कि जी एक नून लीग को या एक जमात को जिताना मकसूद है, तो समझे कि फिर इलेक्शन का मकसद खत्म हो जाएगा। फिर आप ऐलान करवा दें कि जी 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को जी इतनी सीटें उनकी हैं और ये वजारत उज़्मा के जो हकदार होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह हाल में मामलात मुश्किल होंगे। फिर तो इलेक्शन जो है वो यकीनन आर्टिफिशियल रह जाएंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हामिदुल मशरिकी साहब आपकी तरफ वापस भी आएंगे सियासी सूरत हाल जानने के लिए, और हम वापस शहवानी साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि जहां इलेक्शन का मामला है, जहां सियासी सूरत हाल है, वहां पर एक और चीज जो आज सामने आई है वो एक स्टेटमेंट जो मैं अपने नाज़रीन से शेयर भी करती जाऊँ ASPR का, कि मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनकी बहुत सारी रूट्स जो थी वो अफगानिस्तान से भी जाके मिलती थी। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन किए गए, पंजाब में भी किए गए, मुख्तलिफ सूबों में किए गए, और बहुत सारे हमारे जो नौजवान हमारे पाक आर्मी के जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू यू, ये ऑपरेशंस जो किए गए इससे हमारे मुल्क में यकीनन एक बेहतर मुस्बत असर तो पड़ेगा, आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी देखिए, 2023 का साल जो है ना बड़े चैलेंजेस से भरपूर था। जब से ये शुरू हुआ जनवरी से लेके अब तक हालात पाकिस्तान में, चाहे सियासी हो, चाहे सिफारती हो, चाहे इकोनॉमी के लिहाज से वो अच्छे नहीं थे, और उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और एक 5th जनरेशन वॉरफेयर भी थी, जिसमें के एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान रियासत जो है वो मादूम होती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं रही है। फिर 9 मई के वाकयात भी हुए और इस तरह की चीजें। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो आपके जो दहशतगर्द थे, जो कि छुपते फिर रहे थे और पनाहगाहें उनकी अफगानिस्तान में थी, वो समझे कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, कोई इस तरह की चांसेस बन गए हैं कि दोबारा से जाके अपनी कमीन गांव में जा सकते हैं और अपने ऑपरेशन दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि लगभग 19,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें कुल लगभग 15,000 जो है वो बलूचिस्तान में हुए हैं और 2,000 KPK में। तो 19,000 में से कम 17,000 ऑपरेशन ऐसे थे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो KPK और बलूचिस्तान में हुए। अब ये दोनों बलूचिस्तान और KPK की सरहद किससे मिलती है? ईरान से, और 80% जो है वो आपकी अफगानिस्तान से मिलती है। अब अफगानिस्तान से बारहा उनको कह चुके हैं पूरी गवर्नमेंट को कि आप अपने जो तरीके तालिबान पाकिस्तान और उससे जो दूसरी मुंसलिक दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको वहां से ऑपरेट ना करने दें, क्योंकि आप दुआ में भी इसको एग्री कर चुके हैं। और जब हमारे दुरानी साहब गए थे बायलैटरल लेवल की बातचीत करने के लिए, तो उनके सामने भी वादा किया और फॉल्स किस्म का उन्होंने एक फतवा भी जारी किया कि जो हमारे मुल्क की सरजमीन से हमला करेगा पाकिस्तान में या कहीं पे भी, वो मारा जाएगा तो शहीद नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो थी एप्पल पॉलिशिंग थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि इन 15,000 जो ऑपरेशंस हुए इंटेलिजेंस बेस्ड या कुल मिला के 19,000, इनकी जो इंटेलिजेंस बेस्ड है वो आपकी या तो टेक्निकल है या आपकी मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक की तरफ से इंफॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दी गई, चाहे उसमें FC थे, चाहे पुलिस थी या आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चीज दिखाती है कि आपके जो लोग हैं, पब्लिक है, उनकी स्टेक्स चूंकि बढ़ चुके हैं, उनके बच्चों के अपने मुस्तकबिल वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि स्टेट के साथ खड़े होने में ही है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े होने में, उनकी मदद करने के, दहशतगर्दों के साथ नहीं है। तो लिहाजा जो होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ वो सबसे बेहतरीन एक इकाई है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ऐसे ऑपरेशंस को जल्द से जल्द जो है उन पे हमें काबू पाना चाहिए इन ऑपरेशंस के जरिए, और किसी सूरत भी TTP को या दूसरी चीजों को, दूसरी इस तरह के जो सो कॉल्ड नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है उनको पनपने नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कौम को और फौज को मिल के ऑपरेशन करने की जरूरत है। हमने तकरीबन 1300 शहादतें भी दी हैं, इसमें 1000 तो बेचारे मासूम शहरी हैं। हम तो चलो ठीक है, फौजी जो है वो तो लड़ने और मरने के लिए हम लोग, हमारा प्रोफेशन ही यही है। 300 के करीब शहादतें जो है आर्म्ड फोर्सेस ने, पुलिस ने, FC ने दी हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस अफरीद को पनपने नहीं देंगे। और इस बात को याद रखें कि जो आपका अफगानिस्तान है, अगस्त 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 2.25 साल का उसका टेन्योर हुआ है, इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि आप 17,000 जो है वहां से इन्फिल्ट्रेशन करा सके या लोगों को फंडिंग कर सकते। इसके पीछे इंडिया छुपा हुआ है और कुलभूषण यादव हमारे सामने उसकी जिंदा मिसाल है। और हमने इंटरनेशनल लेवल पे चीफ आर्मी स्टाफ अभी जब अमेरिका गए थे और यूनाइटेड नेशन जो उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले, तो अपने इंडिया के रोल को
उजागर किया और बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि ना सिर्फ वो आपके घर में या किसी कनाडा में खालिस्तान की लीडरशिप को वहां पे हिट किया और न्यूयॉर्क में उन्होंने जो है खालिस्तान की दूसरी लीडरशिप को हिट करना था। इसी तरह जो है वो जनूबी एशिया में भी इंडिया का जो और बीजेपी का खास करके और रॉ का जो रोल है उसको उजागर किया गया है। तो आप देखें तो अभी जो उनकी जो रिपब्लिक डे के ऊपर फरवरी में जो बाइडेन ने आना था उसने अपना विजिट तर्क कर दिया था क्योंकि बदनामे जमाना रॉ और इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 में हमने बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2024 जो है एक उम्मीद की किरण लेके नमूदार होगा और 8 फरवरी को इलेक्शंस आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से नई गवर्नमेंट जब आएगी जो पब्लिक जो उसको इलेक्ट करेगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया और डोमेस्टिक लेवल पे स्टेट पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल, स्टेट पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा और अफवाज पाकिस्तान का भी ये अज़्म है कि आखिरी दहशतगर्द को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा लेते तब तक लड़ते रहेंगे और अपने मुल्क को अमन का गहवरा बना लेंगे। अब तीनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम वापस अपनी इलेक्शन गहमा गहमी की तरफ बढ़ेंगे। लियाकत शहवानी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि जहां इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए वहां इलेक्शन कमीशन के तो अपने मसाइल ही नहीं हल होते। अभी तो नजरसानी की अपील भी दायर कर रखी है, अभी उनकी अपने लिए दर्द सर बनी हुई है तमाम चीजें। इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो आइन के मुताबिक नहीं हुए, इंसाफ नहीं हुआ उसमें, या क्या जो भी उनको रिजर्वेशंस है क्यों हैं वो? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल अब तक सामने आया है वो टिल्ट लगता है पीटीआई के खिलाफ और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे वक्तन फ़वक्तन वो पीटीआई के मामलात को मैनेज करते रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत उनको फेवर दे दिया जाता है और फिर जो है उसको उस फेवर को वापस लिया जाता है और टाइम बाय किया जाता है और उनके जो मुखालिफिन हैं उनका टाइम ज़ाया करने की कोशिश की जाती है। और इस तमाम अमल में संजीदगी इसलिए भी कम दिखाई देता है कि उनका अपना ही होमवर्क जो है वो प्रॉपर पूरा करके नहीं आते। भले अगर उन्होंने किसी केस में किसी को फेवर देना है, रिलीफ देना है या उसके अगेंस्ट जाना है, उसके लिए भी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, वो भी नज़र नहीं आता। इसीलिए अपने ही केसेस में जो है वो आगे जाके फंस जाते हैं और फिर जब अपीलेट फोरम्स पे जो मुद्दई अपील करने जाते हैं तो वहाँ से उनको रिलीफ मिलती है। और जब अपीलेट फोरम से ईसीपी के खिलाफ कोई भी गया है उसे रिलीफ मिला है तो ईसीपी की सुबकी हुई है। ये जो नीचे कोर्ट्स कोई ऐसा फैसला देते हैं और हमेशा उनके फैसले आके जाके उनको जब रिजेक्ट किया जाता है तो इससे सुबकी होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी लूज होती है, कमज़ोर होती है। तो मेरे ख्याल में वो अपना पूरा वर्किंग जो है उसमें उनका तवज्जो नहीं है। एक गैर संजीदगी का अमल हमें नज़र आ रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पास्ट में भी वहाँ पे भी जो मेंबरान है उनका किसी न किसी जमात की तरफ झुकाव होता है, क्योंकि जब वो सिलेक्ट होके आते हैं तब भी जमाती बुनियादों पर ही उनको सिलेक्ट किया जाता है, जमाती बैकिंग की बुनियाद पर ही उनको सिलेक्ट किया जाता है। नेचुरली एक इंक्लिनेशन जो है वो पास्ट में भी रही है मेंबरान की, लेकिन इस तरह का जो अब इन्होंने माहौल बनाया ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस वक्त आप कोई जनरल सर्वे करके देख लें, एक सवाल उठाकर देख लें ईसीपी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा अपना क्रेडिबिलिटी लूज किया है और ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को अपने वकार को, इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इंतखाबात के वक्त ही ज्यादा इनकी कारकर्दगी देखने के लिए लोगों को मिलती है। आगे पीछे तो इलेक्शन कमीशन की इतनी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती आम रूटीन में। आप जैसे कह रहे हैं ये अपना होमवर्क नहीं मुकम्मल करते, तो ये 5 साल अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? किसकी ये माँ पे चलते रहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक माइंड उन्होंने अपना बना लिया है। जब भी किसी जमात के खिलाफ पे दर पे कोई भी जमात हो, इलेक्शन कमीशन या कोई जब फोरम फैसला देती है तो फिर उनकी जो है ऑस्टिलिटीज जो है डेवलप हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल उसका आउटकम ये आता है
कि दोनों फरीकैन एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं और फिर इस मुखालिफत में अंधे हो जाते हैं, और उस अंधेपन की वजह से जो इंस्टीट्यूशन का अपना एक किरदार है, अपना क्रेडिबिलिटी है, अपना उसका फेम है, रेपुटेशन, वो खराब होने लगता है। मेरे ख्याल में पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, यानी जब जब ईसीपी ने पीटीआई के खिलाफ कोई भी फैसला दिया तो पीटीआई ने बढ़ चढ़ कर उसकी मुखालफत की, मीडिया पे मुखालफत की, जलसों में उनको क्रिटिसाइज करते रहे, चेयरमैन ईसीपी के खिलाफ बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म की गई। तो जाहिर है जो ईसीपी के मेंबर्स बैठे हुए हैं वो भी इंसान हैं, उन्होंने भी इसको दिल पे ले लिया है या इसको फील कर लिया है। तो उसके बाद एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर दो फरीकों के दरमियान पैदा हो गई है। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा लियाकत शेरवानी साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन कभी फेवर देता है और कभी फेवर वापस ले लेता है, उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है, कभी लोगों ने बातें दिल पे ले ली हैं, तो ये हमारे जितने भी यहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं इनके हम मूड स्विंग्स ही देखते रहेंगे या इनके मुताबिक कोई काम भी करेंगे? ये खास आइन के मुताबिक हमारे मुल्क के मामलात जो है चलते रहते तो आज पाकिस्तान जो है एक पसमानदा मुल्क ना होता, आज पाकिस्तान जो है खित्ते में माशी तौर पे सबसे कमज़ोर ना होता, आज हमारी करेंसी यहाँ पे नहीं होती, आज हमारे लोग जो है वो मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक में धक्के खाने पे मजबूर नहीं होते, रोज़गार की तलाश में मजबूर नहीं होते। देखें, जहाँ पर आइन की बालादस्ती होती है वो ममालिक जो है वो कामयाब तरीन ममालिक होते हैं, वो खुशहाल ममालिक होते हैं, वो ममालिक जो है आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होती है। और जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होती है, जहाँ पर आइन की बालादस्ती होती है वहाँ पर लोग खुशहाल होते हैं, चलते हैं तो फिर ठीक। लियाकत शेरवानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे इस टॉपिक पे दोबारा भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, हामिदुल मशरिकी साहब। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, शेरवानी साहब ने भी कहा, और मैं भी ये समझती हूँ कि जो कानून है वो फॉर द पीपल है, नॉट फॉर द पीपल। ये इसको लोगों से दूर किया जाता है और इसी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है दिखने में सामने आती हैं। खैर, इलेक्शन का टाइम है, ऐसे में सियासी जमातें हमने देखा जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो हामिद साहब, जितने भी ये लीडर्स हैं या जितने भी हल्के में इलेक्टेबल्स होते हैं, ये लोग लोगों से जाकर हल्के में पर्सन टू पर्सन, डोर टू डोर मिलते हैं, और ये इलेक्शन का टाइम ही होता है कि इनके हल्के की आवाम इनको फिजिकली देख पाती है कि ये कौन है, कि इनका बात करने का अंदाज क्या है, और शायद उस वक्त तो ये हर एक को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं। लेकिन हमने इस दफ़ा तो मुख्तलिफ सूरत हाल देखी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब इलेक्शन का टाइम बहुत करीब है, बिल्कुल टाइम कम रह गया है, तो वो आवाम से मिलने की बजाय अब वो बैरून मुल्क से वापस आए हैं, उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो उनसे मिलेंगे, घरों में जाके मिलेंगे, हल्के में जाके मिलेंगे, लेकिन वो आवाम से नहीं मिल रहे, बल्कि वो जितनी भी इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी में टिकट किसको देनी है इस हवाले से जनाब वो मुलाकातें चल रही हैं, इलेक्टेबल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस उनके सारे लायामल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए नीला, ये बड़े अफसोस की बात है कि अक्टूबर से मियां नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं और अभी तक कोई एक जलसा भी नहीं किया गया। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा इलेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें इलेक्शन के कागजात जमा हो जाएं, सब कुछ हो जाए और कोई गहमा गहमी ना हो, बल्कि यहाँ तक कि इलेक्शन पे जो इंतखाबी निशान है उनके फैसले भी सवालिया निशान बने हो। असल में ना ये यही सबसे ज्यादा मेरे लिए सवालिया निशान बन रहा है, वो ये कि क्या ये इलेक्शन ऐसे होंगे जिसके अंदर ना तो कोई अवाम को शामिल किया जाएगा, ना ही इसके अंदर कोई फैसला अवाम को करने का इख्तियार नजर आएगा। देखिए, अगर तो बात इलेक्टेबल्स की है और बात जो है वो सिलेक्शन की है, तो फिर ये अरबों खरबों रुपए लगाकर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर अवाम अपने नुमाइंदे खुले आम आसानी से बिला खौफ मुंतखब नहीं कर सकते हैं, तो फिर इलेक्शन का कोई नहीं रह जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि सब कुछ उनको प्लेट में रख के दे दिया जाए, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये भी मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब और नून लीग को बहरहाल पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में आना पड़ेगा। इवन खुद नून लीग के बहुत सारे जो मेंबरान हैं जिनके अपने हल्के में बड़ी मजबूत पोजीशंस हैं, उन्होंने भी मुझसे बात की, कहा जी कि हमें खुद यहाँ पे परेशानी है कि ये जो हम पे स्टैंप सी लग गई है कि जी साड़ी गल हो गई है और असी ते आना ही आना है, चौथी बार वजीर आज़म
आजम है, ये सारे जो दावे हैं ये एक्चुअली खुद नून लीग का जो पब्लिक परसेप्शन है, जो अवाम के अंदर जो उसकी मकबूलियत है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर पीटीआई को इसका और मजीद फायदा हो रहा है कि अवाम ये समझ रहे हैं कि अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो उसी को वोट डालेंगे। मेरा ख्याल ये है कि तो आप क्या समझते हैं कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो कुछ हुआ था और जो गलतियां की गई थी वो चाहे जिससे भी की गई हो, आप समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या नून लीग वो बदले ले रही है अब इस वक्त और उस बदले की आग में सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि हमने अपना आउटपुट क्या देना है? अनीला एक तो वो बदला है उनका, वो चाहते हैं जी कि किसी भी हालत में जो भी उनके साथ ज्यादती हुई उसको डबल ट्रिपल से करके उनको उसका बदला दिया जाए। और दूसरी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि ऐसा मैदान उनको साफ करके दिया जाए जिसमें कोई मुकाबिल ना हो, जिसमें कोई हरीफ ना हो, और उनको जो है वो 2/3 से भी ऊपर की कोई अक्सरियत दे दी जाए। लेकिन ये बात नामुमकिन नजर आती है। आप अभी तक देखें कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, इसीलिए नहीं हो पा रही कि शायद इनकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। इसी तरह आप देखें अवामी जलसे नहीं कर पा रहे क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है अवाम को फेस करने की। और तीसरी बात यह है जब आपके ऊपर ये लेबल लग जाएगा कि आप कहीं और से मुंतखब होके आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये खेल तो पहले से भी होता आ रहा है। फिर उसके अंदर अवाम जमहूरियत पर एतमाद कम होता जाएगा, उठता जाएगा। हमें इस चीज को समझना होगा, कल को अगर अवाम का जमहूरियत से मुकम्मल एतमाद खत्म हो जाता है, अदलिया से एतमाद खत्म हो जाता है, इलेक्शन कमीशन से एतमाद खत्म हो जाता है, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर रह जाएगा जी कि हम वो मेरे अजीज हम वतनों वाली बातें सुनने को तैयार हो जाएंगे जो कि मुल्क के लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त आ गया है कि खुद मुस्लिम लीग की क़यादत हिम्मत का मुजाहिरा करे और अवाम में आए। मैं पीपल्स पार्टी को, बिलावल को और जरदारी साहब को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बहरहाल अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, उन्होंने जलसे शुरू कर दिए हैं, उन्होंने पब्लिक एंगेजमेंट शुरू कर दी है। मेरा ख्याल यह है कि अभी तक अगर किसी ने सही तरह से इलेक्शन को जारी रखा है, चाहे वो मंशूर के हवाले से हो या कुछ भी हो, तो वो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। पीटीआई को तो बहरहाल हमें पता है आज जिस तरह कागजात मुस्तरद हो गए हैं, उनको तो कोई प्लेइंग फील्ड उस तरह मिल नहीं रही। हामिद साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम इस पे फिर दोबारा भी बात करेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी अपने मंशूर को लेकर अवाम में आ रही है तो नून लीग क्यों पीछे रह रही है। हमारे साथ अहमद सईद साहब भी जैसे मैंने बताया मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। अहमद सईद साहब, एक तरफ फौज अपना किरदार अदा कर रही है, अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश कर रही है, पे दर पे तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन का जो वक्त है ये बहुत पुरअमन तरीके से ये तमाम वक्त गुजर जाए और आगे मुस्बत 2024 जो है वो मुस्बत हो। ऐसे में बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं वो भी दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, ऐसा भी हमने सुना है। इस हवाले से अगर आपके पास कोई अपडेट्स हैं तो वो भी बताइए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, उसका मकसद क्या है, किसी भी जंग का क्या मकसद होता है कि किसी कौम को डिमोरल कर दें आप। अब डिमोरल के हिसाब से मेरे फाजिल दोस्त कहते हैं कि आपके जो आपके इदारे हैं उन पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म कर दे। अभी अदलिया रह गई थी, उससे पहले आपकी ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट थी, और आपके साथ मीडिया भी है, और आपकी जुडिशरी जो है, और साथ आपके जो पार्लियामेंट है। अभी आप देखा जाए तो अदलिया पे लोगों का एतमाद है, लेकिन अदलिया को भी टेंटेड, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ नैरेटिव बनाए जाते हैं, तो आप यकीन रखिए कि 4 ही सुतून होते हैं स्टेट के। अगर अदलिया को भी आपने मुतज़लज़ल कर दिया, आर्म फोर्सेस के ऊपर वैसे एक चल रही है 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसका कि सद्देबाब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी आपने जैसे कहा कि दहशतगर्द जो है वो क्यों इजीली ऑपरेट कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके जो पब्लिक का और जो आर्म फोर्सेस के दरमियान एक जो राब्ता है, जो एक रोमांस है, उसको डेंट डालने की हमेशा से कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उससे भी नजर आ रहा है कि लोग आपके आर्म फोर्सेस के साथ हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखें तो लगता है कि पता नहीं कोई तूफान बरपा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक अब जो आने वाले इलेक्शंस के अंदर आर्मी का रोल है या आर्म फोर्सेस का रोल, उसमें अभी 2-3 दिन पहले आपकी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने अपने कोर कमांडर्स को बताया कि जितनी कोई मतलूबा उनकी डिमांड होगी सिविल गवर्नमेंट की, तो हम अपनी हद जितनी मुमकिन हो सका हम इनकी सपोर्ट करेंगे ताकि इलेक्शंस को जो है फेयर एंड फ्री रखें। और फेयर एंड फ्री तो चलो उनका
अच्छा, जैसे आपने बात की कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री रखा जाए और यकीनन अगर अफवाज पाकिस्तान भी मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही हैं तो कोशिश यही है कि इंटरनेशनली जो हमें कुछ थोड़े बहुत डैमेजेस हैं या डेंट पहुंचे हैं या हमारे बारे में अगर कोई परसेप्शन चला भी गया तो उसको फौरी तौर पर जो है वो ठीक किया जा सके। एक तरफ सियासतदानों की आपसी मामलात, इलेक्शन कमीशन के मामलात, एक तरफ फौज की कुर्बानियां, इंटरनेशनली क्या मैसेज आएगा? ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ भी आप भी रहिएगा, बाकी दो मेहमान भी मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी से गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। मैं चाहूंगी कि जिस सवाल से मैंने ब्रेक ली थी उसी सवाल से वापस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, हम इंटरनेशनली किस तरह से इमेज दुरुस्त कर पाएंगे? जो मुल्की हालात चल रहे हैं सियासत को लेके एक तरफ और जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं सामने, उसके बाद फ़ौज की कुर्बानियाँ, यकीनन उनको कोई झुटला नहीं सकता। तो किस तरह से बेहतरीन, फ़ौज तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकियों को किरदार कैसे अदा करना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनली आपका मुख्तलिफ जो एम्पायर्स हैं वो भी आ जाएंगे, जो आपके इलेक्शंस होंगे तो उनकी अपनी रिपोर्ट होगी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा अपनी रिपोर्ट को या अपने जो एक इमेज है इंटरनेशनली उसको कोई डैमेज होने दे। मैं इस तरह की चीज नहीं समझता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बिल्कुल चीजें ठीक चल रही हैं और उसमें कोई दो राय नहीं कि सारे अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे जरूर चल रहा है कि लोगों के पेपर मुस्तरद हो रहे हैं और इस तरह की चीजें, लेकिन जब ये 9 मई के वाकयात में उसके पीछे नहीं आता कि किसकी क्या कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन किसी हद तक कोई जरूर उसमें थे। जो अभी दोबारा सरफेस हो रहे हैं तो लॉ अपना एक रास्ता जो है वो अपना रहा है, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक लेवल की चीजें हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस ना हुए और उसमें अगर आपको कोई पिलफरेज नजर आई और कुछ ठप्पे लगना शुरू हो गए, जैसे कि पुरानी कोई चीजें एज ए सिटीजन में अगर मुझे याद पड़ते हैं, तो उस तरह का हुआ तो फिर उसमें इंटरनेशनल लेवल पे इमेज में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपकी जो आउटसाइड जो पॉलिटिकल जो पोलिंग स्टेशन जो होते हैं उनके बाहर अगर सिक्योरिटी ठीक हुई और कोई इस तरह की वहां पे लोग आके उसको पोलिंग प्रोसेस को अगर डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो हमारे इमेज को कोई खतरा लायक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी कौम का इंटरनेशनल लेवल पे एक इमेज है, हमारी बात सुनी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे आप चाहे पॉलिटिकल हमारी देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें, सियासी डिप्लोमेसी देख लें, तो एक पाकिस्तान की इमेज है। लेकिन सोशल मीडिया को देख के लगता है खुदा ना खास्ता कोई हर चीज टॉपसी टर्वी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्ट्रीट्स में जाएं, लोगों से मिलें, ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर आपको सनसनी एक पे फैलती हुई नजर आती है। तो ऑन ग्राउंड चीजें इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी। लोगों को मुकम्मल एक जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि स्टेट के ऊपर कि अगर जो जिसके हक में वोट करेगा वो उसका नुमाइंदा आगे आएगा। तो अभी भी जो जैसे कह रहे हैं कि वो जाएंगे उसके अंदर अदालतों में जाएंगे जिनके पेपर्स मुस्तरद हुए हैं, तो उनको अदालतों से जो है वो मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन एक उसमें एक फ्लिप साइड वो ये भी है, तो क्या हमेशा अदालतें ही इसको देखेंगी? व्हाई नॉट आरओज करें या ब्यूरोक्रेसी जो इसमें इन्वॉल्व है? तो ये एक डिबेटिंग पॉइंट जरूर है। लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं तो इस तरह की गॉसिप जरूर शुरू हो जाती है। लेकिन कौम बिल्कुल मुतमईन रहे, इत्मीनान रखे। 8 फरवरी को मुकम्मल इंशाल्लाह जो पब्लिक के इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे वही पार्लियामेंट में जाएंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं, हम भी दुआ गो हैं कि वही पार्लियामेंट में जाएं। लियाकत शहरवानी साहब, ये बताइएगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आवाम जो है वो पुरुमीद रहे और हम इंशाल्लाह मेरिट पे सब कुछ होगा। ये बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते नजर भी आ रहे हैं कि नहीं? तमाम सियासी जमातें संजीदा भी हैं कि नहीं इलेक्शन को लेके? क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो कोई संजीदगी नजर नहीं आती। संजीदगी से ज्यादा खौफ नजर आ रही है। कुछ जमातों को शिकस्त का खौफ है, पास्ट में जो उन्होंने नाम बनाया उस नाम को गंवाने का खौफ है। जो पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, उनको शिकस्त खुर्दगी का खौफ है। और फिर एक खौफ ये भी है कि अगर मुखालिफ जमात किसी भी तरह पावर में आ जाता है तो फिर बड़ा विक्टिमाइजेशन होगा। ट्रस्ट डेफिसिट है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठने को तैयार नहीं है। 16 महीने जो जमातें साथ बैठे हैं, आज सब एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। हम 70 साल बाद भी हमारी सियासी जमातें मिचोर नहीं हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी ने भी प्रॉपर नहीं कराए। गो की तनकीद एक पे हो रहा है, किसी ने भी नहीं कराए। नीचे की लीडरशिप को ऊपर इमर्ज होने नहीं दिया जाता। तो संजीदगी तो किसी भी तरह में नजर नहीं आती। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए ये कोई अचंभे की बात है ही नहीं। ये न्यूज़ ही नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग होने जा रहे हैं। न्यूज़ तो वहां पर यह बनती है कि इस दफा इलेक्शन फेयर होने जा रहे हैं।
70 के बाद आपके कौन से इंतखाबात हैं जो बिल्कुल ही फेयर हुए हों, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हों। हर एक इलेक्शन पे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं, जो हार जाते हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं, धरना देते हैं, मुखालिफत करते हैं। उसके बावजूद भी आवाम जो है उस गवर्नमेंट को कबूल करती है। यहाँ पर शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर रह के गए, किसने मुखालफत की? उस वक्त जो है ना सब ही उसी के पीछे लग गए थे, सारी पार्लियामान उनके पीछे थी, सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब कम पॉपुलर थे लेकिन वो वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे, मोइन कुरैशी फाइज रहा। हमेशा यही कहा जाता है कि इलेक्शन रिग हुए, उसके बावजूद भी जो पावर में आ जाता है लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में और फिर उस पावरफुल यानी 99 में मियां नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर आए थे और यह लगता था कि पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। लेकिन जब उसकी हुकूमत खत्म की गई तो कितने लोग उनके लिए बाहर निकल आए, कितने लोग जो है ना उन्होंने उसकी मुखालफत की, मिठाइयाँ तकसीम हुई और फिर वही 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात 2002 के इंतखाबात में सिर्फ उनको 18 नशिस्तें मिली। तो ये एक ऐसा लगता है कि हम इस बात का आदी हो चुके हैं, आवाम भी इस बात के बिल्कुल आदी हो चुके हैं। लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ लेवल पे जो इलेक्शन हैं वो मैनेज किए जाते हैं, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसे जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ज़रिए उसको जो है रिग भी किया जाता है, उसको यूज़ भी किया जाता है। तो एक अजीब सा एक तरीक़ाकार रहा है और वही तरीक़ाकार जारी व सारी है। कोई नई चीज़, अचंभे वाली चीज़ जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही। इस मुल्क में जो है ना डायरेक्ट कूज भी होते रहे। इस मुल्क में आपने आइन की जो पहले बात की, प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त आइन के वो खालिक थे, आइन इंटैक्ट था, उसके बावजूद उसको फांसी लगा दिया गया। तो ये एक सिलसिला इस मुल्क में प्रैक्टिस जो माजी का है। आप अभी भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ना शुरू कर दें, आपको ऐसा लगेगा ये जो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इस तरह के मुतअद्दिद इलेक्शन पास में होते रहे और इसी तरह होते रहे। ना करते हैं हमारे सियासतदान जो हैं वो सिर्फ आगे मुस्तकबिल पे ही नजर लगा के बैठते हैं। हामिदुल मशरिक साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे या नहीं होंगे? आवाम को क्या समझना चाहिए? आवाम तो खुद कंफ्यूज हो चुकी है तमाम तर ये सब कुछ देखे, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो होंगे। सवाल तो इस बात पे ही उठ रहा है कि क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे? तो अभी तक की हाल में तो इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक खास सियासी जमात को कामयाब कराने के लिए होते नजर आ रहे हैं और एक खास सियासी जमात को हमेशा के लिए दीवार से लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के इलेक्शन हुए तो क्या इसको कोई कबूल करेगा? मैं ये समझता हूं कि मैं यहाँ लियाकत साहब से सबसे माजरत करूंगा, नहीं, अब दुनिया जो है वो ये बात समझती है कि इस तरह के इलेक्शन जो है वो मुल्क की जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है और इस तरह की जो हुकूमतें होती है ना वो बेहतर फैसले कर पाती है, ना वो बेहतर तौर पर अमली तौर पर कोई काम कर पाते हैं। और पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि सियासी जमातों ने ना तो अपने माजी से कुछ सीखा, ना सियासी जमातों ने अपनी आवाम से कुछ सीखा, बल्कि सियासी जमातें तो सिर्फ ये कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरह अपनी नंबर गेम जो 172 की है, यानी कि वो 172 की सीटों का नंबर पूरा करें और हुकूमत बनाएं और उसके बाद फिर देखी जाएगी जो होगा। लेकिन आज जो वक्त है, मैं समझता हूं, देखिए जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने इतनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के लोगों ने 80,000 जानों की हमने कुर्बानी दी, दहशतगर्दी की अफरियत से जान छुड़ाई। अब ये जो 19,000 ऑपरेशन किए गए हैं, ये दुश्मन की वो कोशिशें हैं, 5th जनरेशन वॉर है, जो वो चाहता है कि हमारे मुल्क में दोबारा से बदअमनी आए, दहशतगर्दी आए। और इस सब को रोकने के लिए जहां अवाम का फौज के साथ खड़ा होना जरूरी है, जो हमेशा से खड़ी रही है, वहीं पर एक बेहतरीन मुस्तहकम अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होना बड़ा जरूरी है। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अवाम और फौज एक पेज पर होते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमने किस तरह अमेरिका और सारे मुल्कों की जंग, दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ी। हमने भारत जैसे दुश्मन को, जो कि TTP और दूसरी जमातों के नाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का तूफान खड़ा किया हुआ था, हमने उस सबका खात्मा किया, बिल्कुल सबका खात्मा किया। और यकीनन जहां अवाम फौज के साथ है, हम उम्मीद करते हैं कि सियासतदान भी अफवाज पाकिस्तान का उसी तरह फेयर साथ दें जैसे अवाम देती है। उस अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां तो यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। हर बार हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन के करीब वक्त आता है तो हर तरफ बैनर्स आवेजा हो जाते हैं, हर तरफ स्टीमर्स लग जाते हैं, फ्लेक्सेस लग जाती हैं और हर स्टीमर फ्लेक्स के ऊपर लिखा होता है नडर सियासतदान, बेबाक सियासतदान, बहादुर बेटे, ये इलेक्ट होके आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, और ढेर सारी बातें होती हैं जो शायद मैं उंगलियों पे गिनवा भी ना सकूं, इतना कम वक्त है प्रोग्राम का। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब इलेक्ट हो जाते हैं तो ये नडर डर क्यों जाते हैं और किससे डर जाते हैं? वो डराने वाले का इनको पहले क्या पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो फिर ये उसके तहादी होते हैं और बाद में उससे अलग क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब भी ये खुद जानते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर किस तरह से सबको ठीक करना होगा ये भी सियासतदानों को ही सोचना होगा। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।